हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्टडी। आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके पहले हमने इस वीडियो का पार्ट 1 भी बनाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। इस चैनल पर हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स ये तीनों का कंसेप्ट और मेन कोर टॉपिक सिखाया जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया था, केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज गेन की थी। हमने जाना था कि मैटर क्या होता है, मैटर के 2 क्लासिफिकेशन देख लिए थे हमने, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर दोनों क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। फिर हमने देखा कि प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट में और कंपाउंड में। हमने क्या वो देखा कि प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। हमने फिर उसके बाद मेटल की कुछ प्रॉपर्टी देखी। मेटल के अंदर क्या होता है, लस्टर होता है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है और उसके एग्जांपल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। उसके बाद हमने क्या देखा, नॉन मेटल देखा। नॉन मेटल के पास क्या होता है, लस्टर नहीं होता है। उसके बाद क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद इनसे हम वायर या फिर मेटल का शीट नहीं बना सकते। एग्जांपल क्या है, आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन। उसके बाद हमने मेटलाइट देखा। तो आज के लेक्चर में हमें नए टॉपिक से स्टार्ट करना है, वो है कंपाउंड्स। व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड। तो हमारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड किसका टाइप है, प्योर सब्सटेंसेस का टाइप है। विच कैन, यहाँ पे ये जो नॉट लिखा है ना, इसको कट कर दो। यहाँ पर क्या आएगा, विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलियर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मिक्सचर कंटेन 2 or more substances in no fixed proportion and may be separated by physical method। मिक्सचर मतलब क्या, समझो आपने एक कंटेनर लिया, ओके। अब इस कंटेनर में क्या लिया आपने, पानी ले लिया, वाटर लिया, और इस वाटर में आपने सॉल्ट मतलब नमक को मिलाया। तो आपने क्या किया, एक सब्सटेंस के अंदर दूसरे अलग सब्सटेंस को मिक्स किया। आपने क्या किया, एक ये किस में है, वाटर किस में है, लिक्विड में है, और सॉल्ट किस में है, सॉलिड में है। वाटर क्या होता है, H2O, सॉल्ट क्या होता है, NaCl। तो आपने 2 अलग अलग चीज़ों को, 2 अलग अलग कंपाउंड्स को मिक्स किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मिक्सचर है। मिक्सचर कंटेन 2 or more substances in no fixed proportion and may be separated by physical method। मतलब आप क्या कर सकते हो, इसको फिजिकल मेथड मतलब इवोपोरेशन कर दो। इसका इवोपोरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, पानी भाप के फॉर्म में उड़ जाएगा और यहाँ पे NaCl मिल जाएगा। मतलब मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको आप 2 अलग अलग चीज़ों को, 2 या 2 से ज़्यादा अलग चीज़ों को मिला के बनाते हो, और इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। मिक्सचर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर को हमने क्या किया है, फर्दर डिवाइड किया गया है, किसमें, 2 पार्ट में, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट इट बल्क। मतलब क्या हुआ, आपने कोई सोल्यूशन लिया, आपने कोई कंटेनर लिया, यहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं पानी को, वाटर को, ठीक है, वाटर लिया, इस बार आप उसमें शक्कर मिला रहे हो, शुगर, ओके। आपने क्या लिया, वाटर लिया, और यहाँ पे क्या लिया, शुगर लिया। अब आप क्या कर रहे हो, शक्कर को पानी में मिला रहे हो, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। आप 2 अलग अलग कंपाउंड को मिक्स कर रहे हो, ओके। जिसमें चीज़ मिक्स हो रही है, जिसमें चीज़ को हम मिक्स कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे वाटर क्या है, यहाँ पे वाटर है हमारा सॉल्वेंट। यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। जिस चीज़ में सामान को मिक्स किया जा रहा है वो सॉल्वेंट, और जिसको मिक्स किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे शुगर को मिक्स किया जा रहा है, तो ये हो गया सॉल्यूट। समझ में आया क्या, जिस चीज़ में हम मिक्स कर रहे हैं, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये सॉल्वेंट है, और जिसको मिक्स कर रहे हैं वो है सॉल्यूट। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिक्स हो जाए, मतलब आपको मालूम ही ना पड़े कि सॉल्यूट कहाँ पर है और सॉल्वेंट कहाँ पर है, दोनों मिक्स करने के बाद एकदम
प्योर मिक्स हो जाए उसे आप क्या बोलोगे, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे शुगर मतलब शक्कर और पानी घोलने के बाद क्या हो जाता है, एक हो जाता है ना, तो ये किस में चला जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर में चला जाएगा। तो होमोजेनियस मिक्सचर मतलब समझ में आया, ऐसा मिक्सचर जहाँ पे सॉल्यूट मतलब जिसमें आप सामान को घोल रहे हो, मिक्स कर रहे हो, और सॉल्यूट मतलब जिसमें आप जो चीज़ को आप मिक्स करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे आप शक्कर को मिक्स कर रहे थे, सॉल्यूट मतलब जिसको आप मिक्स कर रहे हो, और सॉल्वेंट जिसमें मिक्स कर रहे हो। मतलब जैसे आप पानी और शक्कर मिक्स कर रहे थे तो पानी जो था, यहाँ जो पानी था ये क्या था, सॉल्वेंट था, इसमें आप मिक्स कर रहे हो, और किसको मिक्स कर रहे हो, शक्कर को मिक्स कर रहे हो, तो शक्कर क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है। समझ में आया क्या। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, आपको पता ही ना चले कि ये दोनों अलग अलग थे पहले, तो क्या उसे क्या बोलेंगे हम, कि ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब जब आप दो चीज़ों को मिक्स करो और वो बराबर से मिक्स ना हो, दोनों क्या हो जाएं, अलग अलग सेपरेट हो जाएं, उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मतलब आपने क्या किया, पानी ले लिया, ठीक है, पानी ले लिया, अब पानी में क्या डाल दिया आपने, पानी में आपने ऑयल डाल दिया, पानी में क्या डाल दिया आपने, ऑयल डाल दिया। तो हमें आपको दोनों को पता है कि पानी और ऑयल कभी भी मिक्स होते नहीं हैं। तो जब आप दो चीज़ों का मिक्सचर बनाओ पर वो आपस में बिल्कुल घुले ही ना, उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर द मॉलिक्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट द बल्क। एग्जाम्पल, सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड। मतलब अगर आप एक और एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे हमने पानी लिया है, यहाँ पे हमने पानी लिया है और यहाँ पे हमने कोयला ले लिया है। तो कोयले को पानी में डाल दो, क्या वो मिक्स होगा, क्या नहीं होगा। जब दो चीज़ें मिक्स नहीं होंगी अच्छे से, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ये कौन सा मिक्सचर है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आज यहाँ पे क्या देखा, हमने मिक्सचर पढ़ा। मिक्सचर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या, जब आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, ए और बी को दोनों को मिक्स कर रहे हो, A प्लस बी कर रहे हो, और ये दोनों क्या हो जाएं, जुड़ जाएं, पूरी तरीके से मिक्स हो जाएं, एक हो जाएं, तब हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। पर अगर आप A और B को मिक्स कर रहे हो और दोनों अलग अलग ही मिल रहे हैं सोल्यूशन में, A अलग मिल रहा है और B अलग मिल रहा है, मतलब ये मिक्स ही नहीं हो रहे हैं, तब हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते, तो ये क्या जाएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में चला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। यू आर ऑल्सो अवेयर दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेज, नेमली गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। देखो हमने बचपन से पढ़ा है, देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे पास कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। अच्छा, मैटर क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मैटर क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसका कुछ मास हो और वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैटर। तो हमने बचपन से क्या पढ़ा हुआ है, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। कौन कौन से, सॉलिड और क्या, लिक्विड और क्या, गैसेस। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब आप हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पे एक और स्टेट आता है प्लाज्मा करके, वो आपके 12th में आएगा। तो अभी के लिए हमारे पास 3 ही स्टेट है, पर आप 12th में पढ़ोगे तो एक और स्टेट मिलेगा, दैट इज़ प्लाज्मा। तो आपकी टेक्स्ट बुक यही बोलना चाहती है कि हमारे पास कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस, लिक्विड, सॉलिड एक ही चीज़ है। यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्टेट्स इन यूनिट 3 मतलब चैप्टर 10। आप स्टेट्स के बारे में, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट डिटेल में स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 में। तो यहाँ पे सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड्स की बात चल रही है यहाँ पर। सॉलिड, इन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर टाइटली हेल्ड। मतलब समझो आप सॉलिड के बारे में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई पेपर ले लिया और पेपर को क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करने लगे। माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्टडी करोगे तो आपको इसके मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, तो आप ऐसा देखोगे कि इसके जो मॉलिक्यूल हैं, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल हैं एकदम पास पास में हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल कैसे हैं, एकदम पास पास में, मतलब बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। तो सॉलिड्स में क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल या फिर एटम है ये टाइटली हेल्ड होते हैं। टाइटली हेल्ड मतलब एक दूसरे से एकदम टाइट जुड़े रहेंगे।
इन परफेक्ट ऑर्डर एंड देयरफॉर सॉलिड पोसेस डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ये एटम का एकदम टाइट जुड़े रहने की वजह से क्या होता है, ये सॉलिड का एक फिक्स शेप बन जाता है और ये एक फिक्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, वही लिक्विड में आ जाओ, ये किसका है, ये सॉलिड का है। किसका है, ये सॉलिड का है। लिक्विड में देखोगे तो लिक्विड कंटेन पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर एंड दे कैन मूव अराउंड विद इन द लिक्विड। लिक्विड में थोड़ा कम होता है। लिक्विड में क्या हो गया, समझो मैंने यहाँ पानी भर के रखा हुआ है, पानी के मॉलिक्यूल को मैं देख रहा हूँ, तो पानी में क्या होता है, एक एटम यहाँ पर है तो एक एटम थोड़ा डिस्टेंस दूर पे, फिर तीसरा एटम यहाँ पर है, चौथा एटम दूर है, तो यहाँ पे क्या है, बीच में गैप ज़्यादा है। बीच में क्या है, गैप ज़्यादा है। जब गैप ज़्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये परफेक्ट शेप नहीं रखता। आप इसे जिस भी कंटेनर में रख दो, पानी को देखो किसी भी कंटेनर में रख दो, किसी भी शेप में रख दो, ये उस कंटेनर का शेप ले लेगा। नेक्स्ट है गैस। गैस का तो आपको बचपन से पता ही है, एक एटम यहाँ पर है तो एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है तो एक एटम बाहर कहीं होगा। तो क्या हो, गैस में क्या होता है, एटम बहुत दूर दूर रहते हैं। सबसे पास किस में रहते हैं, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम पास में किस में रहते हैं, गैसेस में। गैसेस में एटम बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने से क्या हुआ, ये ज़्यादा अट्रैक्शन शो करते नहीं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, अपार्ट एज कंपेयर टू दीज इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। मतलब आप क्या कर सकते हो, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड में, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कोई सब्सटेंस सॉलिड में है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर लिक्विड में है तो उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, गैस है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट होगा, सोचो, हम सॉलिड को लिक्विड या फिर गैस कैसे बना सकते हैं। देखो अपना कैम्फर पता है आपको, कैम्फर, कपूर बोलते हैं उसको। तो कपूर को देखो, आप उन जलाते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड से, कपूर कैसा रहता है, सॉलिड रहता है, और डायरेक्ट कपूर सॉलिड से किस में चला जाता है, गैस में चला जाता है। तो यहाँ पे सॉलिड से गैस में चला गया कपूर, उसको हम इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं। तो ये सब कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखा है 3 स्टेट्स, क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो आप बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब आप टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन चेंज करके क्या कर सकते हो, स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट करा सकते हो। मतलब समझो आपके पास पानी है, लिक्विड वाटर, इसको क्या करो, ठंडा करो, इसको क्या करो, फ्रीज करो, ठंडा करो, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी पानी को बॉईल करो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे, फ्रीज करने पर, 0 डिग्री ले जाने पर, और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे, 100 डिग्री ले जाने पर। मतलब ले दे के खेल किसका है, टेम्परेचर का है। टेम्परेचर कम करोगे तो लिक्विड सॉलिड में चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन चेंज करके। नेक्स्ट है, कैन यू टेल, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। आपको बताना है कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा कंपाउंड है। पहला वाला देखो, मर्कुरिक ऑक्साइड, मर्कुरिक ऑक्साइड ये कंपाउंड है। सेकेंड वाला हीलियम गैस, गैस मतलब एलिमेंट है। वाटर, वाटर H2O कंपाउंड है। टेबल सॉल्ट NaCl कंपाउंड है। आयोडीन एलिमेंट है, आयोडीन इज अ एलिमेंट। फिर मर्कुरी, अकेला मर्कुरी है तो एलिमेंट, मर्कुरी ऑक्साइड होगा तो कंपाउंड। ऑक्सीजन अकेला है तो एलिमेंट, नाइट्रोजन अकेला है तो एलिमेंट। अब नेक्स्ट है, हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मतलब आप इसमें क्या पढ़ने वाले हो, मैटर के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ोगे, और मैटर को मेजर कैसे करने का, मैटर को नापने का कैसे, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका आपको एक डायग्राम दे के रखा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। तो जब मैग्नीशियम वायर को बर्न करते हैं तो इस तरह का कुछ फ्लेम निकलता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी which can be classified into 2 categories as physical property and chemical property। हम दो ही चीज़ पढ़ते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़नी होंगी, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। हम 2 ही चीज़ें पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर क्या है, क्या है जो हम उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्या है उसमें ऐसा कि हम उसको केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी
कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते समय आपको केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब भी आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो उसमें आपको सब्सटेंस के ऊपर कोई भी केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऊपर से स्टडी कर सकते हो। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो कलर देखने के लिए क्या हमें कोई केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो ऑब्जर्व कर लेंगे। सोडियम का येलो कलर होता है, वो तो देखने पे मालूम पड़ जाएगा। ऑर्डर मतलब स्मेल के लिए कोई केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या करना, उसे पिघलाना मतलब कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी है ये। इसमें तो आपने हीट दिया है, और हीट देने को केमिकल रिएक्शन नहीं बोलते। बॉइलिंग पॉइंट, इसमें आपने क्या किया, इसमें भी आपने हीट दिया है, केमिकल रिएक्शन नहीं। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी कोई केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। मास मेजर करो, वॉल्यूम मेजर करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको मेजर करने के लिए आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका उल्टा, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मेजर करने के लिए आपको उस सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा। जैसे समझिए मेरे पास कोयला था, कोल किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कोयले को किससे रिएक्ट कर दिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दिया। कोयले को किसके साथ रिएक्ट कर दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, हीटिंग करके। कोयले को मैंने हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना लिया। अब क्या हुआ, देखो मैंने रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, तो रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद क्या मुझे फिर से कार्बन कोयला मिला क्या? नहीं मिला ना। अब तो नया प्रोडक्ट बन गया, CO2 बन गया। तो इसमें क्या हुआ, जो सब्सटेंस हमने लेके स्टार्ट किया था वो सब्सटेंस एंडिंग में नहीं मिला। मतलब केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस का क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन मतलब आप क्या कर रहे हो, सब्सटेंस को चेंज करवा दो, केमिकल रिएक्शन करवा दो उसका। कोयला कार्बन क्या बन गया, CO2 बन गया, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला गया, सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब। देखो एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल कार्बन बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन एयर में बर्न होता है, किस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कोल में क्या होता है, कार्बन होता है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। क्या आप बोलो आपकी मुझे फिर से कोल चाहिए, तो फिर से मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और मैग्नीशियम वायर बर्न्स इन एयर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम वायर को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO। समझ में आया। हमने स्टार्टिंग कैसे बोला था, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हम क्या करेंगे, अब मेजरमेंट करेंगे प्रॉपर्टीज़ का। हम कैसे करते हैं मेजरमेंट, देखो मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। मतलब आप उसे गिन सकते हो, नाप सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। क्वांटिटेटिव मतलब आप उसे गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, नाप सकते हो। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनको हम गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। When you measure something, you are comparing it with the some standard. The standard quantity is reproducible and unchanging. मतलब हम कभी भी कुछ मेजरमेंट करते हैं तो हम उसे एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और वो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए और अनचेंज होनी चाहिए। मतलब समझो मैं बोल रहा हूँ कि आज मैंने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, आज मैंने क्या किया, 1 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो ये जो किलोमीटर पीछे आपने लगाया ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये जो यूनिट लगाया आपने किलोमीटर, ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये अनचेंजेबल है। मतलब आप यहाँ पर अगर 1 किलोमीटर अगर यहाँ पर इंडिया में 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है, तो वर्ल्ड में आप कहीं पे भी चले जाइए 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर ही होगा। अनचेंजेबल, अनचेंजिंग, जो कभी कभी चेंज ना हो। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ये फिक्स चीज़ है, ये कहीं पे भी जाओगे आप चेंज होने वाला नहीं है। मैनी प्रॉपर्टीज सच एज मास, लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। मतलब आप इन सबको मेजर कर सकते हो। लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग किस में, किलोमीटर में या फिर मीटर में या फिर फुट में। ठीक है, मास को kg, ग्राम, एरिया मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर
प्रेशर किस में मेजर करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे हम लोग सारे प्रेशर इन सबको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एनी क्वांटिटी मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर फॉलोड बाय इट्स यूनिट। मतलब हम कभी भी कोई चीज़ को मेजर करते हैं तो दो चीज़ें लिखते हैं, एक n और एक u। n मतलब उसका मैग्नीट्यूड, कितना है, और u मतलब उसका यूनिट कितना है। हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो हमेशा दो चीज़ें लिखते हैं, n और u। n क्या है, मैग्नीट्यूड, u क्या है, यूनिट। n क्या है, मैग्नीट्यूड, और u क्या है, यूनिट। अगर आप u नहीं लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा ये आप किसने चीज़ की मेजरमेंट की है। मैं बोलूँ मैंने आज 5 लिया, 5 लिया मतलब क्या, 5 किलोमीटर लिया, या फिर 5 ग्राम चावल लिया, या फिर 5 किलोग्राम चावल लिया, इसके अंदर कोई नॉलेज ही नहीं है। अगर यहीं पे मैं यूनिट लगा दूं, मैं बोलूं आज मैंने 5 किलोग्राम सेब लिए, तो अब मालूम पड़ गया ना किसने कितना सेब लिया, 5 किलो सेब लिया। तो यूनिट ज़रूरी होता है, यूनिट के बिना मैग्नीट्यूड क्लियर होता नहीं है। लेंथ ऑफ क्लासरूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 10 मीटर। हियर 10 इज़ द नंबर एंड m मतलब पीछे जो लिख देखो यहाँ पे m लिखा हुआ है, m मतलब क्या हो गया, मीटर। तो m 10 क्या है, नंबर है, और m मीटर या है, यूनिट है। दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप नंबर नहीं लिखोगे तो भी नहीं बनेगा आंसर, और m नहीं लिखोगे, यूनिट नहीं लिखोगे तो भी आंसर नहीं बनेगा। द स्टैंडर्ड आर चूजन आर्बिट्रेरली विथ सम यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्राइटेरिया। मतलब ये जो स्टैंडर्ड होते हैं, यूनिट होते हैं, ये आर्बिट्रेरी डिसाइड होते हैं और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ, ये जो लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं, जैसे कौन कौन सा यूनिट, किलोमीटर, मीटर, ये जो यूनिट्स हैं ये आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी को भी बोलो कि आज मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, वो समझ जाएगा कि आपने काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पूरे यूनिवर्स में ये क्या है, एक्सेप्टेड है कि लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, फुट्स में, इसमें मेजर हम करते हैं। देखो अब क्या हुआ, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मेजरमेंट का सिस्टम आ गया था। अलग अलग कंट्री में क्या हुआ, अलग अलग मेजरमेंट का सिस्टम आ गया था। There are several systems in which units are expressed such as, मतलब बहुत सारे सिस्टम्स आए थे लेंथ को और मास को और सेकेंड को मेजर करने के लिए, टाइम को। मतलब किसको मेजर करना है हमको, लेंथ मास टाइम। लेंथ मास टाइम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स आए, अलग अलग मेथड आए कि आप क्या करो, लेंथ को अलग अलग मेथड से मेजर कर लो, मास को अलग अलग मेथड से मेजर कर लो, और टाइम को अलग अलग मेथड से मेजर कर लो। हमारी टेक्स्ट बुक में 3 सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, 3 नहीं 4 दिया हुआ है एक तरह से देखा जाए तो। पहला क्या है, CGS मतलब लेंथ को मेजर करना है हमको सेंटीमीटर में। लेंथ को किस में मेजर करना है हमको, सेंटीमीटर में। मास को मेजर करना है ग्राम में, मास को किस में मेजर करना है, ग्राम में। देखो CGS, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, और S मतलब टाइम। टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड यूज़ करेंगे। तो ये सिस्टम क्या बोलता है, लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, मास को किस में मेजर करेंगे, ग्राम में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकेंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टम दिया गया FPS। फिर से इसमें यही चीज़ कर रहे हैं हम, लेंथ मास और टाइम को, किसको, लेंथ मास टाइम को मेजर कर रहे हैं, लेंथ मास और टाइम। FPS, F मतलब फुट। देखो आज भी हम लेते हैं फुट में, कभी कभी मेजरमेंट करते हैं, कपड़े का फुट में मेजरमेंट किया जाता है। तो लेंथ के लिए क्या यूज़ करो, फुट यूज़ करो। लेंथ के लिए क्या यूज़ करो, फुट यूज़ करो। मास के लिए क्या यूज़ करो, पाउंड यूज़ करो। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है FPS, फुट, पाउंड। और टाइम के लिए यहाँ पर भी सेकेंड ही है, टाइम के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करो, सेकेंड यूज़ करो। ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड, लेंथ मास टाइम को मेजर करने का यूनिट। नेक्स्ट है MKS। इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे, लेंथ मास और टाइम। इसमें क्या बोल रहा है, MKS यूनिट क्या बोल रहा है, MKS M मतलब मीटर। लेंथ को मेजर करो मीटर में, लेंथ को किसे मेजर करो, मीटर में। मास को किसे मेजर करो, किलोग्राम में, मास को किसे मेजर करो, किलोग्राम में। और टाइम को किसे मेजर करो, सेकेंड्स में। ये हमारा नॉर्मल लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। तो सर यहाँ पे तीन मेथड हो गया, पढ़ने का कौन सा,
क्या हो रहा था, कोई कंट्री CGS यूनिट यूज़ करती थी पास्ट में। पहले क्या होता था, कोई कंट्री CGS यूनिट यूज़ करती थी, कोई कंट्री FPS यूनिट यूज़ करती थी, वेस्टर्न कंट्री FPS यूनिट यूज़ करती थी, कोई कंट्री MKS यूनिट यूज़ करती थी। तो हर कंट्री अपना अलग अलग यूनिट यूज़ करती थी मेजरमेंट करने के लिए। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता था, समझो एक कंट्री को दूसरी कंट्री को कुछ नॉलेज देना है, हमें क्या, जैसे हाँ एक कंट्री A है और कंट्री B है, ठीक है। कंट्री A में कोई इन्वेंशन हो गया, तो कंट्री A वाले ने उस इन्वेंशन को कंट्री B वाले को दिखाया ताकि दोनों का भला हो जाए। पर इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट अलग है, दोनों को इसको समझने में, इस B वाले को A का जो थियरी है समझने में क्या होगा, डाउट आएगा, तकलीफ आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? इसमें क्या हो गया, इसने इन्फॉर्मेशन दी पर वो इन्फॉर्मेशन इससे किसी काम की नहीं आई, क्योंकि इसमें क्या हुआ, दोनों के यूनिट्स में अंतर है। इसको ओवरकम करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए एक कॉमन यूनिट सिस्टम लाया गया, उसे हम बोलते हैं SI यूनिट। इसे ओवरकम करने के लिए क्या लाया गया, एक कॉमन यूनिट सिस्टम लाया गया, व्हाट वी कॉल इट SI यूनिट। समझ में आया इसका यूज़ क्या था? यूज़ यही था कि क्या हो रहा था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट यूज़ हो रहा था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट यूज़ हो रहा था। इससे क्या हो रहा था, कोई एक फिक्स चीज़ नहीं हो रही, आपको पता नहीं है कि कौन से कंट्री में कौन सा यूनिट चल रहा है, कौन सा हमें लेंथ को किस में मेजर करना है, मास को किस में मेजर करना है, ये तो बार बार कन्फ्यूजन हो रहा था। इसलिए हमने क्या किया, एक कॉमन यूनिट लाया, सारे साइंटिस्ट ने एक कॉमन यूनिट लाया। क्या यूनिट रखा? SI यूनिट्स। SI यूनिट क्या बोलता है, पूरे वर्ल्ड में लेंथ का एक फिक्स यूनिट होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में फिक्स होना चाहिए, कहीं पे भी उसका अलग नहीं यूज़ कर सकते आप। पूरे वर्ल्ड में एक यूनिट यूज़ करो लेंथ के लिए, मास के लिए एक यूनिट यूज़ करो, टाइम के लिए एक यूनिट यूज़ करो, टेम्परेचर के लिए एक यूनिट यूज़ करो, उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी के लिए एक यूनिट यूज़ करो। सब के लिए क्या होना चाहिए, एक ही यूनिट होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं आएगा। एक चीज़ फिक्स रहती है, जैसे हमको पता रहता है कोई चीज़ फिक्स है और हमारे सारे दोस्तों को पता है फिक्स है, तो उसमें कन्फ्यूज़न कम होता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक चीज़ फिक्स करवा देंगे, जब फिक्स हो जाएगा तो उसमें कन्फ्यूज़न होने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। चलो पढ़ते हैं इसको। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो शायद आपको ये समझ में कम आए या फिर ना आए। तो पहले आप क्या करो, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देख लो, उसके बाद इसको देखो, तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट है SI यूनिट। SI यूनिट क्या बोलता है, इन 1960, कब हुआ था ये, 1960, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट proposed revised metric system called international system of unit, that is SI unit। देखो इसका कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, इसका कोई हिस्ट्री नहीं पूछेगा आपसे, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं पूछेगा आपसे। इसमें क्या ज़रूरी है, इसमें ज़रूरी है एक चीज़ है बस, क्या, इसका एप्लीकेशन। ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस है। ऊपर जो लिखा हुआ है इसमें से आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना ही इसका फुल फॉर्म, ना ही इसका हिस्ट्री, ना ही ये क्या होता है, सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा कि बताओ लेंथ का SI यूनिट क्या है। तो लेंथ का SI यूनिट हमने जानते हैं क्या है, मीटर है। लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर है ना। मास का SI यूनिट क्या है, किलोग्राम है, फिक्स चीज़। टाइम का SI यूनिट क्या है, सेकेंड है। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है, एम्पेयर। उसके बाद टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर क्या है, केल्विन है इसका SI यूनिट। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, मोल है इसका यूनिट। आगे पता चलेगा आपको मोल क्या होता है। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या है, कैंडेला है इसका यूनिट। तो ये क्या कर दिया, एक फिक्स यूनिट बता दिया। आपको ये याद रखना चाहिए कि लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल है, और उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, कैंडेला है। ये आपको याद होना चाहिए। The metric system was originated in France in late 18th century, was more convenient as it was based on the decimal system. Later based on a common standard system, the international system of unit was established. The SI system has 7 base units। देखो SI system में क्या है, 7 बेस यूनिट है, इसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। देखो यहाँ पे 7 लिखा हुआ आपको।
तो ये 7 है नहीं क्या, ये हैं फंडामेंटल यूनिट्स। 7 क्या है, फंडामेंटल यूनिट। ये सब को क्या बोलेंगे हम लोग, ये क्या है, ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट। क्या है ये लोग, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। अदर्स यूनिट्स लाइक स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी कैन बी कॉल्ड एज डिराइव यूनिट। मतलब इन 7 को छोड़ के बाकी जो यूनिट्स हैं सब क्या हैं, डिराइव्ड यूनिट। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है लेंथ मीटर में। अच्छा, लेंथ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल से। ठीक है, लेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल से। एल का मतलब लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। और मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। समझा क्या, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। और मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, स्मॉल एम से। मास का यूनिट क्या है, यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। और मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। और किलोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। इसका यूनिट क्या है, एम्पियर। रिप्रेजेंट कैसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, इसका सिंबल क्या है, आई। और यूनिट क्या है, एम्पियर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल ए से। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट, टेम्परेचर का सिंबल क्या है, कैपिटल टी। यूनिट क्या है, केल्विन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका सिंबल क्या है, स्मॉल एन। इसका यूनिट क्या है, मोल। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मोल से ही करते हैं। बस याद रखना यहाँ पर ई नहीं है। देखो यहाँ पर ई है, MOLE लिखा है, मोल। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, MOL करते हैं, मोल। सिंबल में ई नहीं है, सिंबल में ई नहीं है, याद रखना। लुमिनस इंटेंसिटी IV से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या है, कैंडेला। और इसका सिंबल क्या है, CD। तो यहाँ पे हमने यूनिट्स कंप्लीट कर दिया। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो।